Greetings of the day, dear scholars. Welcome to My Last Duchess, Part 3. My Last Duchess कविता के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। अभी तक हमने भाग 1 और भाग 2 में देखा है कि ड्यूक एक दूत से बात कर रहा है। ये दूत ड्यूक के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। वो दूत को बता रहा है अपनी पिछली डचेस की कहानी। In part 1 and part 2, we have seen that the Duke is in conversation with an envoy who has come to him with a marriage proposal. And he is introducing the envoy, his first duchess, his last duchess, the previous duchess. And he is trying to tell him about what experience he had with the previous duchess. वो दूत को डचेस की पेंटिंग दिखाता है और उस पेंटिंग के माध्यम से बताता है कि वो कितनी खूबसूरत थी। He tells the envoy how beautiful the last duchess was. इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि डचेस के कुछ गुण थे जो उसको रास नहीं आते थे। He tells the Duke about some qualities, some virtues of the last duchess which somehow were not dear to his heart, and he was not comfortable with those qualities or virtues of the last duchess. The duchess was very noble and kind-hearted. डचेस बहुत ही सरल हृदय की और बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। ड्यूक को ये परेशानी थी कि वो सबके साथ एक जैसा अच्छा व्यवहार करती थी और इसलिए उसको समस्या ये हो जाती थी कि एक बहुत ही साधारण और अपने असाधारण स्थिति में वो उससे अंतर जो चाहता था व्यवहार में, वो अंतर वो नहीं कर पाती थी। The Duke had a grievance that the lady rated the ordinary status of the other people with his extraordinary status, and he was not comfortable with this idea. यहाँ हमें ड्यूक का अहंकारी स्वभाव भी देखने को मिलता है। We find that the Duke had a certain amount of egotism in his behavior. Let us carry forward the poem to part 3. आइए इसी कविता का तीसरा भाग देखते हैं। First, let us see the text of third part. She thanked men, good, but thanked somehow. I know not how, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. Who stoop to blame that sort of trifling? Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say, just this or that in you disgusts me. Here you miss, or they exceed the mark. And if she let herself be lessoned so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and make excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop. ड्यूक कहता है अपने अहंकारी स्वभाव को दिखाते हुए, She thanked men, good. वो सबको धन्यवाद दे देती थी,
जो भी उसके लिए कोई भी अच्छा काम करता था वो उसके लिए उसको धन्यवाद ज्ञापित कर देती थी। गुड, बहुत ही छिड़े हुए स्वर में वो कहता है अच्छी बात है कि वो सबको शाबाशी देती थी, वो सबको अपनी खुशियां प्रकट कर देती थी। बट थैंक्ड समहाउ, आई नो नॉट हाउ, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. मेरी समझ में ये नहीं आता कि डचेस को एक साधारण आदमी का साधारण उपहार या साधारण कृत्य इतना अच्छा कैसे लग जाता था जितना कि मेरा 900 साल पुराना खानदानी नाम। Even had you skill in speech which I have not. यदि आपके अंदर वाक पटुता होती, जो कि मेरे अंदर नहीं है। ड्यूक कहता है कि मैं बिल्कुल वाकपटु नहीं हूं, मैं बिल्कुल ही कुशल नहीं हूं बोलने में। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, आप अपना मंतव्य प्रकट कर देते स्पष्ट रूप से उसके सामने और कहते जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट्स मी। डचेस, तुम्हारे व्यवहार में ये विशेष बात मुझे अच्छी नहीं लगी। Here you miss or they exceed the mark. मान लीजिए मैं उसको बता भी देता Here you miss or there exceed the mark. देखो यहाँ तुमने ये गलती की है या यहाँ तुमने इस काम को थोड़ा सा अधिक कर दिया है, इतना नहीं करना था। And if she let herself be lessened so, और मान लीजिए वो मेरे इस इंस्ट्रक्शन को मान लेती, उसका अनुसरण कर लेती, उसके हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन कर लेती, ढाल लेती। नो प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, और वो अपने काम करने की शैली को या अपने प्रतिक्रियाओं की शैली को आपके रुझान के हिसाब से चेंज कर लेती। फोरसूद एंड मेड एक्सक्यूज, या वो उसका कोई स्पष्टीकरण दे देती, कोई कारण बता देती। आई डिड दिस फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, मैंने ये इसलिए किया या मैंने ये इसलिए नहीं किया, मैं ज़्यादा किया तो इसलिए किया, कम किया तो इसलिए किया। मान लीजिए वो सब इस तरह से मुझे कन्विंसिंगली संतोषपूर्ण तरीके से बता भी देती। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, लेकिन इस तरह का सुधार लाना भी मेरे लिए एक तरह से उसके सामने झुकने की प्रक्रिया हो जाती। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और देखिए मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं। इतना अहंकार है ड्यूक के अंदर कि वो अपनी ही डचेस के अंदर सुधार लाने के लिए उसके सामने उसका कोई भी कारण या स्पष्टीकरण सुन करके भी संतुष्ट नहीं है, और वो उसकी बात मान जाए उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। यानी कि एक मोनोपोलाइज्ड, एक डोमिनेंट, एक बेहद फॉर्मेटेड ब्रेन है ड्यूक का, और वो उसमें टस से मस नहीं होना चाहता है। तो इस भाग में हमें ड्यूक का बेहद अहंकारी रूप देखने को मिलता है। Let us see some important words and phrases which the students need to know. She, the Duchess. यहाँ कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो हमें कविता को समझने में सहायक होंगे। शी यहाँ पर इंगित करता है डचेस को। Thanked, felt obliged, had a sense of gratitude for, कृतज्ञ हुई। Good, well done. Here it is the Duke's satirical remark. शाबाश, लेकिन कटाक्ष के स्वर में। Ranked, rated और valued, मूल्यांकन किया। My gift of 900 years old name. At the time of his marriage with the Duchess, the name of the family lineage had already been popular and had a history of 900 years as being one of the most famous and
oldest Italian families. जब ड्यूक ने उससे विवाह किया था तब उसके परिवार या खानदान का नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि 900 साल पुराने नामी परिवार के रूप में जाना जाता था। विवाह करने के फलस्वरूप इस खानदानी नाम का लाभ डचेस को भी मिल रहा था। With anybody's gift equal to gift conferred by an ordinary person, she had no special consideration for his gifts as such. किसी भी सामान्य उपहार से मेरे मूल्यवान उपहार व खानदान के नाम की बराबरी कर देती थी। Who would stoop? Who would bend so low? इतनी नीचे कौन झुक सकता है? यह ड्यूक के अभिमान व अहंकार का प्रतीक है। ब्लेम, एक्यूज, दोषारोपण करना। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, it was below the self-respect and dignity of the Duke to point out mistakes and behavioral errors of such a trifle standard. ड्यूक की नज़र में इतनी मामूली सी गलतियों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना उसकी शान के विरुद्ध था। स्किल, टैलेंट और पोटेंशियल, दक्षता। इन स्पीच, द एबिलिटी टू स्पीक एफिशिएंटली, वाक पटुता, विच आई हैव नॉट, आई फेल मिजरेबली इन दिस फील्ड। मुझ में ये दक्षता या हुनर नहीं है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन क्लियरली, अपना मत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता। डिस्गस्ट्स कॉजेज इंडिग्नेशन इन मी, मुझ में वितृष्णा या अरुचि उत्पन्न करता है। हियर यू मिस, Here you have failed to express properly. यहाँ तुमसे ये त्रुटि हुई है। Or they exceed the mark. There you have overdone your share. यहाँ तुमने आवश्यकता से अधिक प्रदर्शित कर दिया है। Lessoned, tutored और taught, सिखाया जाए या सिखाया गया। Plainly, in a simple manner, बहुत ही साधारण तरीके से। Her wits to yours, even if she accepts your expressions and obediently follows your instructions. यदि वह मान भी लेती और अपनी सोच व आचार व्यवहार को बदल भी लेती। Forsooth, in the true sense, truly speaking, यथार्थ में, सच में। Made excuse, apologized, क्षमा याचना करे अथवा स्पष्टीकरण दे। Even then would be some stooping. Even then this act would be below my dignity. तो भी यह कृत्य मेरी गरिमा के प्रतिकूल होगा। I choose never to stoop. I opt to stand tall and strong without bowing down before others. This is indicative of the Duke's egotism. मैं अपनी गरिमा से झुककर कुछ नहीं करता। यह वक्तव्य ड्यूक के अहंकारी प्रवृत्ति का द्योतक है। In part 3, we have seen the same temperament of the Duke is running through the content of his conversation with the envoy. यहाँ हम देखते हैं कि दूत से बात करते समय ड्यूक का जो अहंकारी स्वभाव है वो पहले वाले भाग 1 और भाग 2 के ही क्रम में चलता चला आ रहा है। अब हमें इसके आगे की कविता भाग 4 में देखनी है। We have to see part 4 of the poem
to see what idea Robert Browning has carried forward about the poem My Last Duchess. भाग 4 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी कविता माय लास्ट डचेस को किस तरह से फॉरवर्ड किया है, ये हमें देखना है। आप इस वीडियो के जितने भी भाग हैं उन्हें क्रम से देखते चलें ताकि आपको पूरी कविता समझ में आए। काइंडली सी all the videos in a sequence to get a clear picture and understanding of the poem My Last Duchess by Robert Browning. Thank you.